तो जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए शनिवार के दिन यहाँ पर हम लोग जो वन दरोगा के लिए क्लास चला रहे थे, उसका आज ये यहाँ पर छठा लेक्चर है। आप लोगों को पता है हम लोग सिलेबस वाइज़ बिल्कुल एक-एक करके आपको टॉपिक समझा रहे हैं। आज ये कक्षा 9 का एक पार्ट है। अगर मैं आपसे बात करूँगा कि ये ऊतक के बारे में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने लगभग 4 लेसन पूरे रसायन विज्ञान के कक्षा 9 के 1 से लेके 4 तक पूरे करा दिए थे और उसके बाद मैंने बायो का सेक्शन यानी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, उसका मैंने यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने इससे पहली वीडियो यानी 5वां लेक्चर देखा है तो हमने उसमें कोशिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से दी थी। आज हम इसमें आप लोगों को ऊतक के बारे में, ऊतक क्या होता है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतकों के प्रकार कितने होते हैं और जंतु ऊतकों के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी ले रहे होंगे। और अंत तक आप ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि लगभग मैं आपसे ये कह सकता हूँ 50 मिनट की ये मेरी वीडियो होगी और इस वीडियो के बाद आपको कोई अन्य विषय यानी अगर मैं आपसे कहूँगा कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसके अंतर्गत आपको लगभग 50 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट यहाँ पर करा रहे होंगे। देखो ये हमारा जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जितने विद्यार्थी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसमें विज्ञान आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चलो अब हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको देखो हमारा पूरा, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से अगर हमसे पढ़ रखा होगा, या अगर मैं आपसे कहता हूं जो मेरा पहला दिन था अगर वहां से लेके आज मेरे छठे दिन तक जिसने पूरा पढ़ा होगा उसको तो देखो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग बीच बीच में से देख रहे होंगे तो हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपसे यही कहता हूं जहां भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें तुरंत कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लगभग वहां पर 60 बच्चे पूरे हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से 100 का टारगेट पूरा करें। उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए पीडीएफ का भी यहाँ पर कुछ अच्छे से लेकर आएंगे। देखो सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह तक देखने को मिल सकती है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का पेपर जैसा कि बोल रहे हैं सब लोग कि डिले हो सकता है, परंतु हम लोग ये मानकर चलते हैं अभी कोई ऑफिशियल आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोगों का 25 मार्च के बाद वन दरोगा का पेपर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोगों से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने तैयारी अपनी संपूर्णता पर आधारित करते रहें, क्योंकि हो सकता है आपको 25 मार्च के बाद ये पेपर देखने को मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, उसके अंतर्गत जो हमने 5वां लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कोशिकाओं के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की थी। ठीक है, कोशिकाओं के बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि देखो आप लोगों को मैं अगर उस दिन बताता एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में तो आपको समझ में नहीं आता। देखो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी अपनी गति, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, ये 4 चीज़ें ही होती हैं किसी भी जो सजीव है। देखो सजीव के अंदर किसी को अगर सजीव आप लोग कहना चाहते हैं तो सजीव की कंडीशन होती है कि वो गति करता है। ठीक है, देखो वो गति कर सकता है या फिर वो स्थिर अवस्था में, अगर पादप होगा तो स्थिर अवस्था में होगा, अगर मैं कहूँगा जंतु या जीव होगा तो वो गति की अवस्था में रह सकता है, स्थिर अवस्था में भी रह सकता है। दूसरा, वह भोजन करेगा, उससे उसको एनर्जी आएगी, एनर्जी आने से वो और कार्य भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो गई एक सजीव के लिए कंडीशन। सबसे पहला गति और स्थिर हो सकता है, श्वसन हो सकता है, उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन किस चीज़ का होगा, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे उसको वो उत्सर्जित करेगा। और तीसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके अंतर्गत यहाँ पर क्या हो रहा होगा,
एक जंतु से दूसरे जंतु को वह उत्पन्न करने का भी, जिसको हम लोग जनन क्रिया कहते हैं, वो भी इसके अंतर देखने को मिलती है। देखो ये सारी चीज़ें अगर किसी के अंतर्गत हैं तो उसको सजीव कहा जाएगा। यही हम लोग बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब मैंने बात करी थी एक कोशिके की, तो एक कोशिके के अंतर्गत जितनी भी ये सारी क्रियाएं होंगी वह तो एक कोशिका के अंतर्गत ही होगा। परंतु जो आपका उत्तक होता है ना, तो उत्तक के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। उत्तक क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, परंतु एक कोशिका से तो उत्तक बन नहीं सकता। तो इसलिए जितने भी यहाँ पर कार्य होंगे वो एक कोशिका के अंतर्गत स्वतः ही हो रहे होंगे, परंतु बहु कोशिकाओं के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पर श्रम विभाजन हो जाएगा उसके कार्यों का। यहाँ पर जितने भी कार्य होंगे, जैसे फेफड़ों से सांस ली जाएगी, ठीक है, आंतों द्वारा खाने का पाचन किया जाएगा, इन सबको अलग अलग, जैसे तुम्हारे हृदय द्वारा गति का स्पंदन किया जाएगा, कैसे करके आप लोगों को यहाँ पर आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन, भोजन और जैसे हार्मोन्स को लेकर जाया जाएगा, ये सारी चीज़ें श्रम विभाजन के अंतर्गत आती हैं। इनको हम अभी आगे सीख रहे होंगे। और उत्तक कहाँ पर होगा, उत्तक हमेशा बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत पाया जाएगा। बस मैं यही आप लोगों को डिफरेंस बताना चाह रहा था एक कोशिका और बहुकोशिका में। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा आप लोगों को ये जानना होगा, सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिका के मैंने सारे अंगक आपको अच्छे से मैंने इससे पिछले लेक्चर में करा दिए हैं, कृपया आप वहां जाकर देख सकते हैं। कोशिका जैसी आप लोगों के पास आ गई, उसके बाद बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगे, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। उत्तक क्या होता है, उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, ये भी मैं सब आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। लगभग ये 50 मिनट की वीडियो होगी। देखो बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप मत करना। मैं वादा करता हूं कि आपका इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। देखो मैं और चैनलों की तरह ये दावा नहीं करता कि मेरा इस लेक्चर से आप लोगों को यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेगा, परंतु मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपको उत्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी लेवल से पढ़ रहे हों। ठीक है, इसको मैं आप लोगों से यहाँ पर वादा करता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोशिका बनेगी, बहुत सारे कोशिकाओं से उत्तक बनेगा, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे अंग जब यहाँ पर क्या करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, या किसी भी पौधे का निर्माण करते हैं, या किसी भी यहाँ पर अगर जीव की बात कर लें उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तक क्या है, इसके बारे में। जितनी भी क्रियान्वित क्रियाएं होती हैं सब उत्तक के द्वारा की जाती हैं। ये पौधों में, और यानी जिसको पादप कहते हैं या जिसको जंतु कहते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये मैं अभी पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। बहुकोशिकीय जीव के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है आपको पता होगा। मनुष्य की बात कर लेते हैं, चाहे आप पादप की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई से भी जानवर की बात कर लीजिए, कुछ भी आप अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वो श्रम विभाजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक कोशिका के द्वारा गति, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। यहाँ अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा इसको फिर बता देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी, यदि आपको जैसे आँख, एक आँख से अगर देखना है तो आपको तंत्रिका कोशिका की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको जब तक सिग्नल नहीं मिलेंगे, देखो तंत्रिका उत्तक क्या करेगा, तंत्रिका उत्तक किसी भी सिग्नल को आपकी आंखों के, देखो जब आप लोग आंखों का, जब मैं आपको पूरा डायग्राम पूरा ढंग से समझाऊंगा, कौन से चैप्टर में, 10th चैप्टर में जब आपको पूरा ढंग से समझा रहा हूँगा, लेंस वाले चैप्टर में, तब वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इसमें से यहाँ से जो तरंगे निकलती हैं, यहाँ पर उल्टी उसकी इमेज होती है, कैसे करके तंत्रिका उत्तक द्वारा या न्यूरॉन्स द्वारा इसको मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क उसको सीधा बना देता है। तभी आप किसी भी
देखो जब अपनी आँख से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आपके आँख में उल्टा बनता है, मस्तिष्क द्वारा उसको सीधा किया जाता है। इसी ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अब हमारे शरीर में यदि मैं आपसे बात करता हूँ पेशी कोशिका की, तो पेशी कोशिका में हृदय की कोश पेशी आ जाएगी, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसी के अंतर्गत रक्त कोशिकाओं की, तो ये क्या होंगी? रक्त कोशिकाएं आरबीसी सेल्स हैं, आरबीसी होंगी, आप लोगों की डब्ल्यूबीसी होंगी, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आ रही होंगी। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये श्रम विभाजन के बारे में आपको दर्शाता है, ठीक है। मांसपेशी कोशिका क्या करेगी? जो आपके हाथों में होती है, ठीक है, ये अभी हम आपको अभी अच्छे से आगे पूरा पढ़ा देंगे, आपके हाथों में अच्छे होगी, ठीक है। इसी के अंतर्गत आप लोगों को अस्थि और आपको उपास्थि, स्नायु और कंडरा जैसी भी आपको कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूंगा तंत्रिका कोशिका, वो मैं आपको बता चुका हूं। रक्त कोशिका के अंतर्गत आपकी आरबीसी सेल होती हैं जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन तक माना जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 3 से 5 दिन का माना जाता है। यदि मैं आपसे बात करता हूं आरबीसी सेल का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी सेल का क्या काम है, देखो प्रतिरोधी, यदि आपकी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान जो करेगा डब्ल्यूबीसी करेगा। अगर आपको आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है, हार्मोन्स का एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य आरबीसी ही कर रहा होता है। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? आपका देखो जैसे मान लो ये बॉडी है, मैं एक थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, इसको अच्छे से मान लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका हाथ है, यहाँ से आपने इसको काट दिया तो यहाँ से आप लोगों का यहाँ पर खून निकल रहा है, जिसको आप लोग सीधे कहते हैं भैया ये तो रक्त है, पर रक्त ये नहीं होता, इसको ध्यान से देखना। अभी जब मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंतर्गत आप लोगों की ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब हम कहते हैं डेंगू जिसको होता है उसमें प्लेट्स भी कम हो जाती हैं, यही वो प्लेट्स हैं जो कम हो जाती हैं। ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? ये प्लाज्मा के अंतर्गत पाया जाता है। और अगर हम आगे बात करेंगे रक्त कोशिकाओं की, तब मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊतक की। तो ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पादप ऊतक और जंतु ऊतक होते हैं। पादप ऊतकों में सबसे पहले देखेंगे तो ये स्थिर होते हैं, याद रखना हमेशा स्थिर होते हैं। कब तक स्थिर होते हैं ये भी मेन चीज़ है। जब तक देखो ये होती हैं 2 प्रकार की, एक होता है विभाज्य ऊतक, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक का कहने का मतलब ये है कि आपका एक बीज होता है, उसको आप मिट्टी में जैसे ही उगाते हैं तो वह पौधा बनना शुरू हो जाता है और वो अपनी एक लिमिट तक बढ़ता है। उसके बाद जैसे ही वो बढ़ना बंद हो जाता है फिर वो चौड़ा होना शुरू होता है, यानी वो अपने चौड़ाई से फैलता। एक एक होता है लंबाई से फैलना, जब ये लंबाई से फैलेगा तो यहाँ पर भ्योज्य ऊतक कार्य करेगा, जब ये चौड़ाई से फैलेगा तो भ्योज्य ऊतक कार्य करेगा। जब ये दोनों के दोनों पूरी अवस्था बंद हो जाएगी, जब ये इसके बाद नहीं बढ़ सकता अर्थात ये स्थिर अवस्था में हो जाएगा, तब यहाँ पर स्थायी ऊतक हो जाता है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके भी आप लोगों को पार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे भ्योज्य ऊतक है, तो भ्योज्य ऊतक के अंतर्गत अगर मैं बात करूँगा शीर्षस्थ है, पार्श्व है और अंतःपृष्ठ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। देखो ये आपकी टहनी है, टहनी के जो ऊपर में होता है इसको हमेशा शीर्षस्थ कहते हैं। शीर्षस्थ भ्योज्यते ऊतक कहा जाता है। और जो इसके आंतरिक में होता है, जो यानी अंदर की ओर से, यानी किसी भी पौधे की या किसी भी टहनी की चौड़ाई को, यानी किसी भी टहनी की चौड़ाई को बढ़ा रहा होता है, यानी इसकी गति इधर इधर साइड होगी तो उसको आंतरविष्ट कहा जाता है। पार्श्व क्या होता है? ये बाहरी तौर पर होता है। और इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल अभी आगे चित्र से समझा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्थायी ऊतक की, तो स्थायी ऊतक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पेरेनिकाइमा, कॉलिलिन काइमा और स्केरिलिन काइमा होता है। पेरेनिकाइमा के भी 2 प्रकार होते हैं,
कोरेलेन कायमा कहते हैं और एक एरेन कायमा कहते हैं। इस चीज़ को अभी हम आगे पूरा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, जटिल उत्तक आपके जाइलेम और फिलोलेम हो रहे होंगे। ठीक है, जाइलेम का क्या कार्य है, फिलोलेम का क्या कार्य है, ये भी आपको अभी अच्छे से पूरा हम बताएंगे आगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ आप लोगों को बाहर का कवर बता रहे। मैंने पहले ही बोला था किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है तो आपको पहले उसका रास्ता पता होना चाहिए, तभी उस रास्ते पर चलना चाहिए। मैं पहले ही बोलता हूँ, आप अगर वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। उस सिलेबस में से हम लोगों ने उत्तक निकाला है, उत्तक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं मैं उसको अभी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से जाएंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पादप उत्तक के अंतर्गत सबसे पहला व्योजित्तिकी उत्तक होता है, जिसमें शीर्षस्थ पार्श्व और अंतविष्ट होती है। और स्थायी उत्तक के अंतर्गत सरल स्थायी उत्तक में पेरेनिन कायमा होंगी। पेरेनिन कायमा कोरेलने कॉलरे कायमा और एरेन कायमा होता है, और एक कॉलेन कायमा होती है और स्केलेन कायमा होता है। ये क्या होता है ये भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। जाइलेम और फिलोएम जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार होते हैं। जाइलेम के अंतर्गत यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी वाहिकाएं, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी चलनी नलिकाएं। इस चीज़ को देख लेना, यही इन दोनों में अंतर होता है। और क्या क्या चीज़ों का अंतर होता है ये अभी हम आगे पूरा अच्छे से समझा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीव उत्तक की। तो थोड़ा अब हम बात करते हैं जीव उत्तक की। तो जीव उत्तक आपके 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। देखो, जीव उत्तक में सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होता है, मान लो ये आप लोगों की बॉडी, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मान लो ये आप लोगों की बॉडी है, ठीक है, ये आप लोगों की हाथ है, ये मान लो ये आपका हाथ है, इसको पूरा हाथ मान लो। इस हाथ के जो बाह्य स्किन होगी या त्वचा होगी, इसके अंदर की दो जो त्वचा होगी, वो सारी की सारी आप लोगों की क्या हो जाती है, एपिथेलियम। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एपिथेलियम कहते हैं इसको, एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। ठीक है, बाह्य जो रक्षा करती है उसको एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये मुख पर पाया जाता है, आहार नली में पाया जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आहार नली में पाया जा सकता है, आहार नली में पाया जा सकता है, त्वचा में पाया जा सकता है, आपके श्वसन, जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें आपकी यहाँ पर फेफड़ों की कुपिकाओं में पाया जा सकता है, रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। इसको आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बाह्य रक्षा, जो हमारी कोशिका की बाह्य रक्षा करती है, उसको एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली सिंपल, जिसको सरल सल्की एपिथेलियम कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड होती है स्तरीय सल्की एपिथेलियम। फिर आपकी आती है कॉलम, स्तंभ आकार। उसके बाद आती है क्यूबॉइडल, उसको कहते हैं घनाकार। ये सब आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को पूरा चित्र सहित समझाऊंगा, ये मैं आप लोगों को जिस दिन मेरे पास यहाँ पर बोर्ड आएगा तब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा कर करा दूंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ ये समझना है और रटना है कि ये 4 प्रकार की होती हैं, क्योंकि पूछी जाती हैं आप लोगों से कि निम्न में से एपिथेलियम उत्तक का प्रकार नहीं है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। संयोजी उत्तक मैंने आप लोगों से बोला था, संयोजी उत्तक जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों का क्या क्या आ जाएगा, अस्थि आ जाएगा सबसे पहला, ठीक है, उपास्थि आ जाएगा, अभी क्या कहते हैं स्नायु आ जाएगा, और कंडारा आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चारों मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, इसके कार्य भी बता दूंगा। फिर पेशियोत्तक होता है, और रैखित, रैखित और हृदय, याद रखना, इसके बारे में अंतर समझेंगे। फिर एक आता है तंत्रिका उत्तक, इसके बारे में अच्छे संपूर्ण जानकारी ले रहे होंगे, और जब ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा संयोजी उत्तक के बारे में बता देना चाहता हूँ। संयोजी उत्तक आप लोगों के सिंपल कनेक्टिव होते हैं। ठीक है, पिगमेंट होते हैं, एडिपोज जिसको वसा, देखो क्या होता है, एक बॉडी होती है, इस बॉडी में ऊपर साइड से पहले आप लोगों का एपिथेलियम होगा, एपिथेलियम के जस्ट नीचे
पीले रंग का एक यहाँ पर क्या होता है, उत्तक पाया जाता है, जिसको एडिपोस उत्तक कहा जाता है। यही वसा को संचित करके रखता है। जब आप किसी की यहाँ पर कभी बॉडी या कोई भी चीज़ गहरा घाव हो जाता है तो आपको कभी कभी पीला रंग का पदार्थ देखने को मिलता होगा। यही एडिपोज यहाँ पर उत्तक होता है। यहाँ पर फाइब्रस होता है, जो हमारे शरीर के अंदर हाई फाइबर होते हैं। स्केटेरल, जिसको अस्थि, उपास्थि और कंडारा स्नायु कह रहे थे। ठीक है। तरल संयोजी उत्तक, जिसको फ्लूइड यहाँ पर उत्तक या फिर टिश्यूज कहा जाता है। इसमें रक्त होता है, WBC, RBC और प्लाज्मा पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। जब ये पूरा हम कर लेंगे तब आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट उत्तक का चैप्टर हो जाएगा। चलो अब बिल्कुल अच्छे से इसको स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट में अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, जो यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट होगा वो ज़रूर मेरी पूरी वीडियो देखता होगा, और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अब चलो बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करते हैं। उत्तक क्या होता है तो इसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय जीव, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक कोशिकीय जीव में समस्त जैविक क्रियाएं, जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये मैंने चारों चीज़ें बताई थी। किसी भी सजीव के लिए यह एक कंडीशन है, एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका निश्चित कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है। यानी मैंने आपको पूरा चीज़ें बता दिया था। इसमें श्रम विभाजन होता है, कैसे करके इसके अंतर्गत उत्तक अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य समान होते हैं उसे उत्तक कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए क्या लिखा है। कोशिकाओं का वह समूह, यानी समूह है, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो वह उत्तक बनाती हैं। परंतु जैसे मान लो एक उत्तक है आप लोगों का संयोजी उत्तक, जो भी संयोजी उत्तक से कोशिकाएं जितनी भी कोशिकाओं से संयोजी उत्तक बनेगा, उन सारी कोशिकाओं का कार्य यहाँ पर समान होगा। ठीक है। उसकी उत्पत्ति समान होगी, संरचना समान होगी, कार्य बिल्कुल समान हो रहा होगा, और उसी को फिर हम उत्तक कह रहे होंगे। इस चीज़ को पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बन जाता है। आगे चलते हैं। पौधों की तुलना में प्राणी उत्तक में अधिक जटिलता होती है। प्राणी पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं, इसलिए अधिक जटिलता पाई जाती है। आपको पता है पौधे स्थिर रहते हैं। आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो भी मानव हो, जानवर हो, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भोजन के लिए विचरण करते हैं, अपने कार्य के लिए विचरण करते हैं, जिस कारण उनकी जितने भी उत्तर होंगे वो जटिल होगा। परंतु पौधों में उतना जटिल नहीं होता, इसलिए इसका रीजन है। ठीक है। आगे चलते हैं। पादप उत्तक मैंने आपको बता दिया था। भोज्य उत्तक और स्थायी उत्तक होते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा ऊपर आपको बता दिया है। प्राणियों की जटिलता गति, वृद्धि, पोषण द्वारा प्रदर्शित होती है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। पौधे स्थिर होते हैं। प्राणी भोजन, सुरक्षा, जीवन, स्थायी आश्रय के लिए इधर उधर विचरण करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है। प्राणियों में वृद्धि शरीर के सभी भागों में होती है। पौधों में अकार्बनिक पदार्थों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इसको हम 10th में अच्छे से समझेंगे। जबकि प्राणी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था, आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि एक होता है स्थिर प्राणी, एक होता है अस्थिर प्राणी। देखो, स्थिर सजीव प्राणी के अंतर्गत पौधे देखने को मिलेंगे, वह अपना यहाँ पर भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण मैंने आपको ऊपर बता दिया उनकी जो जटिलता है इसी से पता लगती है। ठीक है। आगे चलते हैं। भोज्य उत्तक पौधों में वृद्धि क्षेत्र के लिए माने जाते हैं। ये प्रश्न बन जाता है कि पौधों में कौन सा वृद्धि करने वाला उत्तक है, तो वो भोज्य उत्तक कहलाता है। क्योंकि स्थायी उत्तक तो परमानेंट रहेगा, उसमें कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं जो शीर्ष से बढ़ेगा तो उसको शीर्षस्थ कहते हैं। जो पौधों की चौड़ाई को बढ़ाएगा, देखो पौधों की एक चौड़ाई बढ़ाते हैं, अंदर होते हैं ये अंतःपृष्ठ होते हैं, पार्श्व भोज्य उत्तक ये आपके बाहर को देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है। स्थायी उत्तक की बात कर लेते हैं। का निर्माण भोज्य उत्तक द्वारा होता है। स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में यहाँ पर कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। अभी यहाँ पर देखो क्या होगा,
मैंने आपसे कहा था एक बीज पौधा बनेगा, जब तक वो पौधा बढ़ता है तब तक बीओजी उत्तक कार्य करता है। जैसे ये पौधे ने बढ़ना बंद किया तब वहाँ पर वो स्थायी उत्तक हो जाता है। तो यानी एक ही पौधे के अंदर ये दोनों क्रियाएं देखने को मिलती हैं। पहले बीओजी उत्तक की क्रिया होगी, फिर स्थायी उत्तक की क्रिया हो रही होगी। ठीक है, स्थायी उत्तक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। सरल उत्तक होते हैं, जटिल होते हैं और विशिष्ट होते हैं, जिसको मृदु उत्तक, पेरिनेन कायमा, स्थूल उत्तक जिसको कोरिलेन कायमा, जिसको दृढ़ उत्तक, जिसको स्केलेन कायमा कहा जाता है। इस चीज़ को देख लेना, ये प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से सरल उत्तक का प्रकार नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये तीनों दे देंगे, नीचे से बीओजी उत्तक लिख कर दे देंगे। तब आपको पता होना चाहिए बीओजी उत्तक तो अपने आप में पादप उत्तक का एक प्रकार है। ठीक है, यही चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि आप सही से पढ़ रहे होंगे तो आप सब प्रश्न का उत्तर निकाल रहे होंगे। जब मैं अभी आपको आगे एमसीक्यू करवाऊंगा तब आप वहां पर इस चीज़ को पूरा समझ रहे होंगे। ठीक है, तने, पत्ती आदि में सबसे भारी सतह पर बाह्य त्वचा होती है, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। बाह्य त्वचा के उपचर्म की जलरोधी परत होती है। पत्ती की बाह्य त्वचा रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रंध्र में दो वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिका कहा जाता है, जिसको गार्ड सेल भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि गार्ड सेल किसमें होता है, तो रंध्र कोशिकाओं के अंतर्गत ये पाया जाता है। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। रंध्रों में वाष्पोर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोर्जन की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्रों का खुलना बंद होना रक्षी कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। देखो, एक चीज़ क्या है, मैंने आपसे बोला था पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पौधे नीचे से अपना जड़ों के द्वारा पानी ऊपर लाते हैं और सूर्य के द्वारा इसमें भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। मानो कभी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर वाष्पोर्जन भी क्रिया होगी। वाष्पोर्जन की क्रिया क्या होती है, जिसके कारण, ये किसके कारण होगी, रंध्रों के कारण। तो यानी ये सारे रंध्र कहाँ पर पाए जा रहे हैं आप लोगों के, तो ये आपके एपिडर्मिस में पाए जा रहे हैं। एपिडर्मिस मैंने आपको बताया था, ये बाह्य त्वचा होती है किसी भी पत्ती की, किसी भी यहाँ पर तने की मैंने बाह्य त्वचा के बारे में बताया, वह एक एपिडर्मिस कहलाती है। ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और जो बाह्य त्वचा पर उपचर्म, जिसको कटिकल या की जलरोधी परत होती है, पत्ती की बाह्य त्वचा पर रंध्र होते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये आपकी पत्ती है। इस पत्ती का जो बाह्य वाला क्षेत्र होता है, ऊपर ऊपर का क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिससे रंध्र क्या करेंगे, वाष्पोर्जन की क्रिया कर रहे होंगे, गैसों का आदान प्रदान कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जड़ों की सबसे बाह्य परत मूल्य त्वचा, जिसको एपिबिलेमा कहलाती है। चीज़ को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मूल रोम निकलते हैं। मूल रोम जल अवशोषण का कार्य करते हैं। अभी मैंने रंध्र बताया किसका कार्य करते हैं, देखो पूछा जाता है। रंध्र वाष्पोर्जन और गैसों का आदान प्रदान करेंगे, और जो मूल रोम है वो जल अवशोषण करेंगे। इस चीज़ को देख लेना। पुराने वृक्ष की बाहरी सतह पर मृत कोशिकाएं की बनी छाल होती है। द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप सुबेरेन युक्त कार्क कोशिकाएं बनती हैं। कार्क कोशिकाएं जल तथा वायु के अपारगमय होती हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, कार्क कोशिकाएं कैसी होती हैं। पार्क कोशिकाएं आपकी अपारगम्य होती हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। कॉर्क युक्त छाल भीतरी उत्तकों की सुरक्षा करती है। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक की बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जाइलम और फिलेलम की बात करता है। जाइलम का निर्माण वाहिकाओं और जाइलम रेशे और जाइलम मृदु उत्तक से होता है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल, देखो जो जड़ों से, जाइलम का मतलब क्या हो गया, जौ से जड़ हो गया, तो ये मानकर चलें जड़ों से कोई भी अगर भोज्य पदार्थ, खनिज, लवण या आपका यहाँ पर जल को पौधों तक जो भी स्थानांतरित करेगा वो आपका जाइलेम के द्वारा होगा। फ्लोरेम के द्वारा क्या होता है, इसमें चलनी नलिकाएं होती हैं, और सह कोशिका फ्लोरेम मृदुतक और फ्लोरेम रेशा इसके अंतर्गत होता है। फ्लोरेम पत्तियों के बने कार्बनिक पदार्थ का वितरण होता है।
जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। देखो ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के टाइम पर मैं आपको समझाऊंगा। कोशिकाएं ऑक्सीजन के पोषक तत्व को पहुंचने और कोशिकाओं को CO2 तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को लाने का कार्य रुधिर करता है। रुधिर रक्त तरल तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप लोगों को देखो मैं पहले ही बताऊंगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से अलग कर लेना। जब मेन चीज़ हम लोग यहाँ पर आपको बात कर रहे थे फ्लोरेम और जाइलेम की, तो आपको पता होना चाहिए मेन चीज़ क्या है कि आपका जो जड़ से लेके ऊपर की पत्तियों तक कैसे पहुँचेगा, वो जाइलेम के द्वारा पहुँचेगा। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कार्बनिक पदार्थों का वितरण कौन करेगा, वो फ्लोरेम करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राणियों में उपकला यानी उत्तक, एपिथीलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक होते हैं। मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया था इसके बारे में। रुधिर, पेशीय, अस्थि, उपास्थीय विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। उपकला उत्तक में एपिथेलियम उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों बाह्य भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। ठीक है, और उत्तक कोशिकाएं परस्पर सटी होती हैं। यह परत पर निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के आधार पर झिल्ली स्थित होती है। आकार एवं कार्य के आधार पर सल्की, स्तंभीय, घनाकार, ग्रंथिल, रोम्बीय, तंत्रिका संवेदी होती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऊपर अच्छे से पूरा करवा दिया है, आप लोग ये आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। अब हम बात करते हैं स्तरित एपिथेलियम की अनेक परतों से बनी होती है, जिसमें त्वचा सल की परत पाई जाती है। मैंने आपसे बताया था, देखो एपिथेलियम क्या होता है ना, किसी भी त्वचा के बाहर का, अगर आप अपने मुंह के अंदर देखेंगे, जैसे मान लो आपका मुंह है, ठीक है, मुंह के अंदर की खाल देखें और मुंह के बाहर की खाल देखें, दोनों में अंतर होगा। मुंह के अंदर जो लाल लाल वाला हिस्सा होता है, आप उसमें मिर्च को सीधे डायरेक्ट लगाएं तो आपको मिर्च लग जाएगी। आप बाहर लगाएंगे तो वहाँ पर नहीं लगती, यानी बाहर बहुत जटिल होगा, जिससे मैं कह सकता हूँ कि ये बाहर से आने वाले कोई भी अनावश्यक पदार्थ को अंदर नहीं आने देगा, जिससे आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। और जो आपके अंदर की त्वचा है वो बाहर की त्वचा से बहुत ज़्यादा, याद रखना, जो अंदर की त्वचा बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरल देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। स्तरित एपिथेलियम अनेक प्रकार की परतें होती हैं। त्वचा में सल्की कोशिका अनेक परतों में व्यवस्थित होती है। संयोजी उत्तक की बात कर लेते हैं की मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है। पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक कौन सी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, ये अंगों को ढकने, परस्पर बांधे रखने आपको जोड़ों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अस्थियों के परस्पर जोड़े, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने विभिन्न प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुधिर और लसीका, जो मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा और ब्लड जो आपका होता है, ये दोनों के दोनों आप लोगों के तरल संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, बार बार मैं जो ये बार बार बता रहा हूँ आपसे, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने अभी इससे पहले आपको भी बताया संयोजी उत्तक, तो संयोजी उत्तक में ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग अस्थियों की बात करते हैं, उपास्थि की बात करते हैं, स्नायु की बात करते हैं, कंडारा की बात करते हैं। देखो कंडारा क्या है, सघन संयोजी उत्तक कंडारा पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्नायु है वो, जिसको लीगामेंट भी, देखो एक होता है टेंडन और एक होता है लीगामेंट, तो कंडारा जिसको टेंडन कहते हैं वो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं। आपकी उंगली है, ठीक है, उंगली को जब आप लोग बंद करते होंगे तो उसके बीच में यहाँ पर आप लोगों को लिगामेंट देखने को मिलता होगा। उंगली में भी लिगामेंट होता है, आपकी कलाई में भी लिगामेंट होता है, आपकी कोहनी आती है, कोहनी में भी लिगामेंट होगा। आपका जो यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं, जिसको कंधा कहते हैं, कंधे से हाथ जब जुड़ता है तो वहाँ पर भी लिगामेंट होता है। ठीक है, और इसी के बीच में आपकी पेशी भी जा रही होती है, तो पेशी भी अस्थियों से जुड़ती है, तो वहाँ पर कंडारा यानी टेंडन कार्य कर रहा होता है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे। उपास्थि और अस्थि में क्या अंतर है, ये बिल्कुल आपको अभी आगे हम समझा देंगे, परंतु मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। उपास्थि का मैट्रिक्स क्या है,
क्रांड्रिन होता है, अस्थियों का मैस्टिक, ओसिन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। एक होता है क्रांड्रिन, ठीक है, क्रांड्रिन होता है, ये आपका उपास्थि का होता है, ओसिन किसका होगा, अस्थि का होगा। इस चीज़ को मैं बिल्कुल अभी आगे पूरा करवा दूंगा। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं मैंने अभी बताया था ना, कॉन्ड्रियो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होती हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। इस चीज़ को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पेशी ऊतक का निर्माण मांसपेशियों से होता है, रचना के आधार पर अरेखित, रेखित और हृदय पेशी, ये आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका कोशिका याद रखना, एक होता है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। बहुत सारी जब तंत्रिका कोशिका मिलती हैं तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता, अर्थात जो जन्म लेते समय बच्चों का यहाँ पर तंत्रिका होगी, वही आपके जब बुढ़ापा होगा तब भी वही तंत्रिका रहेगी। यानी आपको ये पता होना चाहिए, ये एक बार अगर नष्ट हो गई तो इसको बनाया नहीं जा सकता, ना ही इसमें कोई विभाजन होगा देखने को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को आप समझ लेना, जिसको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तंत्रिका में कोशिकाएं काइटोन दो प्रकार के होते हैं, एक लंबा प्रवर्ध अक्ष तंतु तंत्रिका कक्ष एक्सॉन, अभी मैं आगे पूरा चित्र दिखाऊंगा आपको, तब वहाँ पर आपको एक्सॉन समझाऊंगा। अनेक छोटे छोटे प्रकार के प्रावर्ध, जिसको डेंड्रिट्स भी कहते हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रावर्ध वृक्षाभ क्या है ये आगे जब मैं पूरा चित्र समझाऊंगा तब आपको वहाँ पर पूरा बता दूंगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका परस्पर मिलकर तंत्रिका बनाती हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो, एक तंत्रिका जैसे आपकी, ये आपकी तंत्रिका है, ठीक है, तो ये दूसरी तंत्रिका के साथ जुड़ती है। अकेली तंत्रिका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें क्या होगा, संवेदनशील जो भी सूचनाएं होंगी एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको अभी आगे समझाएंगे, ठीक है। जनन कोशिकाएं, देखो आपको पता होना चाहिए, जनन कोशिकाएं जनन ऊतक बनाती हैं, इसको हम लोग 10th क्लास के आगे के चैप्टर में पूरा अच्छे से समझेंगे। जब जनन कोशिकाओं में युग्मक जनन के फलस्वरूप शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, शुक्राणु अंडाणु परस्पर मिलकर संताति यानी संतान का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल आपको आगे से बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आप कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाता है जटिल ऊतक, और यहाँ पर आपका सरल ऊतक जो मैंने बताया था पादप कोशिका के अंतर्गत, उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पर आपको सीधे प्रश्न यहाँ से क्या क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक या दृढ़ ऊतक, स्केलेटल कायमा कहते हैं जिसको, ठीक है। इनका निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से होता है, यह सभी कोशिकाएं एक प्रकार से संपन्न होती हैं, जिसे जाइलेम और फिलोलेम कहते हैं। आशा करता हूँ इस चीज़ को आपने पूरा पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पैरेलल कायमा, स्केलेटल कायमा और कॉलेटल कायमा के बारे में समझाया था, तब यहाँ पर आपने ऊपर देख लिया होगा। सरल ऊतक अधारणीय पैकेजिंग का पदार्थ के रूप में जल का एवं भोजन संचय करने तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए होता है। प्रश्न बन जाएगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना कि कौन सा पादप में ऊतक है जो जल एवं भोजन संचय करने तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो वह सरल ऊतक हो रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। स्थिर एक आपका था, कौन सा था, भोज्य ऊतक था, और आपका एक स्थिर ऊतक था। स्थिर ऊतक के अंतर्गत दो पार्ट थे, सरल ऊतक। सरल ऊतक का कार्य यहाँ पर जल और भोजन का संचय करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है। जटिल ऊतक की बात करते हैं, संवहन ऊतक के कार्य पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए होता है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ पेशीय के बारे में बता देते हैं। 3 प्रकार के पेशीय, देखो मैंने आपको पेशीय ऊतक बताया था, तो पेशीय ऊतक के अंतर्गत अरेखित, रेखित और हृदय पेशी आती हैं। ये क्या क्या होती हैं इनको अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे तो ये चीज़ें देखो, यहाँ पर ये प्रश्न आपका यहाँ से ज़्यादा बनेगा नहीं, परंतु मैं आपको थोड़ा सा जहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अरेखित कोशिका और अरेखित पेशियाँ
और रैखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये जंतु उत्तक के अंतर्गत आएंगी। जब मैंने आपको बताया था कि पेशी भी उसका एक यहाँ पर अंग होता है। तो पेशियों में 3 होती हैं, इसके बाहर नहीं देखने को मिलेगा आपको, 3 ही होती हैं। तो अरैखित पेशियों में क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ें। यह शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। नॉर्मल सी बात है, अरैखित पेशी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? आंतरिक अंगों में। ये क्रियाएं अस्थियों से लगी होती हैं। रैखित पेशियां किससे लगी होंगी? अस्थियां। अस्थियां में आपको पता होना चाहिए, अभी नहीं तो मैं आपको अभी अंतर समझा दूंगा, तब आप वहां पर समझ लीजिएगा। अस्थियां से जो लगी होंगी उसको रैखित पेशियां कहेंगे। अरैखित पेशियां कहाँ होंगी? आंतरिक अंगों के अंतर्गत होंगी। और हृदय पेशी कहाँ होंगी? हृदय भित्ति के अंतर्गत पाई जाएंगी। यह लंबी तर्क रूपी अंतिम छोर पर नुकीली होती हैं। ये लंबी बेलनाकार अंतिम छोर पर कुंद होती हैं। ठीक है, ये शाखात्मक बेलनाकार होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है हृदय पेशी इनमें से कौन सी होती है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शाखमय बेलनाकार होती है। इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कोशिका द्रव में एक केंद्रक होता है। कोशिका द्रव के बारे में मैंने आपको कोशिका का जब चैप्टर करवाया था तब मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से समझा दिया था कोशिका के बारे में। तो वहाँ पर कोशिका द्रव में एक केंद्रक होता है। कोशिका द्रव में अनेक केंद्रक होते हैं। किसके अंतर्गत? रेखित पेशिकाओं के अंतर्गत। कोशिका द्रव में पर्याय एक केंद्रक होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी पेशी के अंतर्गत अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रैखित पेशी किसमें होती है? ये आपकी अस्थियों से जुड़ी होती है। अभी अस्थि और उपास्थि में भी अंतर आपको अभी समझाने वाले हैं। ठीक है, हल्के तथा गहरे रंग की पट्टी नहीं पाई जाती। हल्के तथा गहरे रंग की पट्टी पाई जाती है। हल्के तथा गहरे रंग की पट्टी पाई जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें संकुचन एक ही लय में धीरे धीरे होता है। इसमें संकुचन शीघ्रता और प्राणी की इच्छा अनुसार होता है। ये एक निश्चित लय के बिना रुके सिकुड़ती फैलती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा इसका क्या अंतर है? यह पेशिकाएं थकान महसूस नहीं करती क्योंकि ये अंतर्गत होंगी। यह भी थकान का अनुभव नहीं करेंगी। आपको पता होना चाहिए आपका कंटिन्यू चलता है। आपका जो हार्ट होता है, हार्ट के अंतर्गत जो भी यहाँ पर आप लोग हार्ट बीट देखते हैं 72 आपका वो होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पर थकान महसूस नहीं करती और ये यहाँ पर 24 घंटे चलता रहता है। परंतु जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, पेशी उत्तक होते हैं, उसमें रैखित जो आप लोगों का उत्तक हो रहा होता है जो अस्थियों से जुड़ा होता है, क्योंकि अस्थियों का काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, या उनको उनको क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोड़ने के लिए हाथ आप ऊपर नीचे करते हैं तो उससे थकान महसूस होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है आप लोगों की। ठीक है, जहाँ पर ऊर्जा का यहाँ पर जब आप ऊर्जा छोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा? थकान महसूस हो रही होगी। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, आपके यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके हृदय में जो कोशिका होंगी वो जब आप लोगों की यहाँ पर चल रही होंगी उसमें ऊर्जा निकलती, उसमें भी ऊर्जा निकलती है, परंतु यहाँ पर ये थकान इसलिए महसूस करती हैं क्योंकि इसमें अस्थि जुड़ी होती है और एक अस्थि दूसरी अस्थि से क्या होती है? जुड़ी रहती है और वो यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा को यहाँ पर उत्सर्जित कर रही होती है, परंतु इसमें जो ऊर्जा होगी आपकी कम मात्रा में उत्सर्जित होती है, जिससे आपकी बॉडी को पता नहीं लगता और थकान महसूस नहीं होती, परंतु यहाँ पर थकान महसूस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं उसका चित्र आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर इस चीज़ को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था जो आपका द्रुमिका होती हैं वो आपके यहाँ पर देखो, यहाँ से आप लोगों के जो ये एरिया है इस जगह से आप लोगों का क्या जा रहा होता है, कोई भी ये दूसरे दूसरे उससे जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? दूसरी कोशिकाओं से ये अच्छे से जुड़ता है और यहाँ से एक संवेदन जो भी आप तरंग भेजेंगे या कोई भी यहाँ पर आप संदेश भेज रहे होंगे, संदेश का मतलब ये है कि यदि आपको आँख से देखना है तो आँख क्या करेगी? यहाँ पर कोई भी संदेश भेजेगी मस्तिष्क को और मस्तिष्क उसको ग्रहण करके उस जो यहाँ पर आँख क्या करेगी? आँख उल्टा प्रतिबिंब बनाती है और यहाँ पर ये सीधा प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा बनाया जाता है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये सारा आप लोगों का सब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक
इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर तरंगे जाती हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। इसको अभी मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं समझा सकता क्योंकि अभी यहाँ पर पूरा ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसका एक अलग से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसमें मैं आपको न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका के बारे में ही अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को देख लेना, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको अलग से करवाऊंगा, जब मैं आपको 10th क्लास की बायो करवा रहा हूँगा तब वहाँ पर इसका दोबारा से जिक्र होगा, तब मैं वहाँ अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बीच में केंद्रक है, इसमें एक कोशिकाएं हैं। पॉइंट ये है कि ये आपको पूरा बनाने को नहीं आएगा, हो सकता है वहाँ पर वो चित्र दे दे और चित्र में कोई भी चीज़ आपसे मिसिंग करके दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए तंत्रिका कक्ष कहाँ होता है। तो तंत्रिका कक्ष आपका ये होता है, ठीक है। केंद्रक आपका ये होता है, और आपका वृश्चिकांत कहाँ होता है, जिसको डेंटिस्ट कहते हैं, ये यहाँ पर होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है, निम्न में से ऊतक के प्रकार की पहचान करें। अब आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न भी कि त्वचा किस प्रकार का ऊतक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम बाह्य अंग के अंतर्गत होता है। और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे स्तरीय सल की, देखो एपिथेलियम के भी 4 प्रकार थे, मैंने आपको बताया था, जिसमें स्तरीय सल्की वाला आप लोगों का जो त्वचा होती है, त्वचा आपकी स्तरीय सल्की एपिथेलियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधे का वलकुट बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे का वलकुट, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ये सरल स्थायी उत्तक पेरेनिन कायमा है। इस चीज़ को आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब मैंने आपको पूरा बताया था कि पेरेनिन कायमा कौन कौन से होते हैं। और सरल स्थायी उत्तक पेरेनिन कायमा होते हैं। अस्थि किसमें होंगे, संयोजी उत्तक के अंतर्गत आएंगी। और ये कंकाल उत्तक का एक भाग होता है। इसके अंतर्गत आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्नायु, कंडरा और उत्तक और उपास्थि। इस चीज़ को आपको मैं आगे पूरा चीज़ अभी समझाने वाला हूँ। वृक्क आपको पता होना चाहिए, वृक्क के नलिका अस्तर आपको पता होना चाहिए, घनाकार एपिथेलियम का बना हुआ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवहन मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जटिल उत्तक जाइलेम और फ्लूलेम का एक भाग होता है, ये दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। मैंने आपको बताया था चलनी कोशिका। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, चलनी कोशिका किसके अंतर्गत पाई जाती है और वही निकायें किसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। ठीक है, देखो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है। वाहिकाएं जाइलेम के अंतर्गत पाई जाती हैं और चलनी नलिकाएं फ्लोएम के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये नलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये छिद्रयुक्त मध्य भित्ति से पृथक रहती हैं। इन्हें चालनी पट्ट कहते हैं। ये लंबी नलिकाएं हैं जो अनेक कोशिकाओं के सिरे से जुड़ी रहती हैं, जुड़ जाने से बनती हैं। इनकी मध्य भित्ति उपस्थित नहीं होती। ठीक है, इनकी भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। और इनकी किसकी बनी होती हैं, लिग्न, ये क्या है, लिग्निन युक्त, याद रखना लिग्निन युक्त होती हैं। इसकी भित्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत बार बनकर आता है। इसके द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ जल में घुली अवस्था में पर्याय ऊपर नीचे की ओर संवहित होते हैं। इसमें जल खनिज लवण ऊपर नीचे की ओर होते हैं। इसमें मैंने क्या बोला आपसे, मैंने पहले ही बताया था, जाइलम क्या करेगा, जल और खनिज लवण को ले जाएगा, और जो भोज्य पदार्थ है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ, आपका फ्लोरेम ले जाएगा। तो यानी ये पूरा का पूरा फ्लोरेम का है और ये पूरा का पूरा जाइलेम के अंतर्गत आता है, जो दोनों जटिल उत्तक के होते हैं। ये पादप उत्तकों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरेम और जाइलेम में क्या अंतर है। ये भी बन जाता है, यह स्थायी, मैंने बताया यह स्थायी जटिल उत्तक है, आपने ऊपर अच्छे से समझा होगा। इनका निर्माण चालनी नलिकाओं, सह कोशिका, फ्लोएम मृदुत्तक और फ्लोरेम रेशों के द्वारा होता है। और इनका वहनिकाओं के द्वारा होता है। वहनिकाओं, जाइलेम रेशे और जाइलम मृदुत्तक के द्वारा इसका निर्माण होता है। यह पत्तियों से बने कार्बनिक और घुलनशील पदार्थों का संवहन करते हैं। मैंने बताया था ये फूड को ले जाएगा, ये जल को और खनिज लवण को ले जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे देख लेना। वहनिकाओं और वहिकाओं में क्या अंतर है, देखो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर देखने को मिलता है आपका, ये आपका जाइलेम के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक होता है आपका इसका निर्माण वहिनिकाओं, जिसको ट्रैचिटिस, और जिसको है क्या, वहिकाओं जिसको वेसल्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या अंतर है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ,
को ध्यान से सुनना। यह लंबी लिग्निन युक्त अपेक्षाकृत संकरी दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ये लंबी लिग्न युक्त भी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। ये संकरी होती है पतली सी, और ये चौड़ी होती है, और इसके सिरे चौड़े होते हैं, याद रखना। और इसके नुकीले होंगे, ऐसे करके होंगे, और इसके चौड़े होंगे बाहर की तरफ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। ये कोशिकाएं सिरों से अन्य वाहिनिकाओं के सिराओं तक चिपकी रहती है, और ये कोशिकाएं सिरों पर जुड़कर सतत नलिकाओं का संरचना निर्माण करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दो वहिकाओं संधि स्थल भित्ति द्वारा पृथक रहती है। इन उपस्थित गर्तों से होकर जल का संवहन करती हैं। देखो जल और लवण, देखो पॉइंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये जाइलम के अंतर्गत की बात हो रही है, और जाइलम जल और खनिज लवण को ही ले जा सकता है। तो जब भी ये चीज़ें बातें होंगी, देखो ये आपको क्या होगा, मैं पहले ही बोलूँगा, देखो उत्तक को आपको समझना होगा। ये रटने वाला विषय नहीं है, यदि आप समझ कर करेंगे तो ही आपको आएगा, मैं पहले ही बोलूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संघ ट्रैक्योफाइटा के सभी सदस्यों में पाई जाती है। यह केवल आवर्त बीजी पौधों के अंतर्गत पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमने किस किस की बात करी। हम ये बात कर रहे हैं स्थिर उत्तक की। स्थिर उत्तक किसके अंतर्गत, पहले पादप, ठीक है। पादप के अंदर स्थिर उत्तक, और उसी के अंदर भी जटिल उत्तक, और जटिल उत्तक के भी ये भाग है किसका, जाइलम। जाइलम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वहिनिकाएं और वाहिकाएं। आशा करता हूं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने छोटे भाई बहनों को इसको बोलें कि आप लोग देखो, जो 9th क्लास में जिसके छोटे भाई बहन हैं वो इसको देख सकते हैं, हो सकता है उनको भी यहाँ से लाभ हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्थि और उपास्थि में दो अंतर होते हैं, याद रखना। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा। कंकाल, जब आपकी बात आएगी कंकाल उत्तक की, देखो कंकाल उत्तक के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अस्थि और उपास्थि। ये दोनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। यह कठोर होती है, याद रखना। जो भी आपका कठोर भाग होगा अस्थि होगा, और यह लचीली होती है। ये मैट्रिक्स कांडियन के द्वारा होती है, ये ओसिन के द्वारा। देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों से, ये जो आपकी कौन सी होती है, ये आपकी जितनी भी ये जो कोशिकाएं हैं ना, आपकी अस्थि कोशिका हो गई, उपास्थि कोशिका हो गई, ये सारी की सारी किससे होंगी, ये मैट्रिक्स में होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर धसी रहती हैं। जैसे प्लाज्मा भी है ना, प्लाज्मा भी आप लोगों का संयोजी उत्तक, देखो ये सारी संयोजी उत्तक है, और ये सारी की सारी जितनी भी संयोजी उत्तक है ये मैट्रिक्स के अंतर्गत होती हैं, और मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। तो प्लाज्मा भी आपकी, जब आप अपना हाथ से कभी ब्लड निकलता होगा, या चाकू लगने के बाद ब्लड निकल जाता है, तो आप लोगों का पीला पीला रंग का पदार्थ भी साथ में निकलता है, वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको प्लाज्मा देखने को मिल रहा होता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये आप लोगों की मैट्रिक्स में होती हैं। और इसमें जो उपास्थि में मैट्रिक्स होती है, ये कांड्रियन प्रकार की होती है, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं, और ये ओसिन प्रकार की होती है। कठोरता मैट्रिक्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट एवं फास्फेट के एकत्र होने से होती है। इसमें प्रोटीन का बना होता है। तो यानी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब हम इसमें देते हैं तो अस्थियों को लगता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि देखो, जो जिम करने वाले बच्चे होते हैं वो प्रोटीन क्यों लेते हैं, प्रोटीन से क्या होता है, उनकी उपास्थि बढ़ती है, ना कि उनकी अस्थि बढ़ेगी। याद रखना, अस्थि को एक बार क्या करा जाता है, एक बार बन जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम से उस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। परंतु उपास्थि क्या होगी, वो प्रोटीन की बनी हुई है, तो प्रोटीन से बढ़ेगी, याद रखना। इसलिए आप लोगों से कहते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्थि कोशिकाओं की बात करते हैं तो अस्थि कोशिकाएं केंद्रीय धारियों में व्यवस्थित होती हैं। उपास्थि कोशिकाएं मैट्रिक्स में अनियमित रूप से बिखरी रहती हैं। अस्थि में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भ्योज्य उत्तक और स्थायी उत्तक की। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भ्योज्य उत्तक मैंने आपसे पहले ही बोला था, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यह जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत आती। देखो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये बोला था कि पौधे आपके स्थिर होते हैं, पौधे आपके स्थिर होते हैं, परंतु जब ये बीज से कोई पौधा पेड़ बन रहा होता है तो वो अपने किस में होता है, जीवित अवस्था। यहाँ पर जीवित का मतलब वाला जीवन नहीं है, यहाँ पर जीवित का मतलब होता है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा,
कोशिकाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मृत हो जाती हैं, किसमें, स्थायी ऊतक में। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो मर गया, क्या पौधा भी मर जाएगा? नहीं, अब क्या होगा, ये बढ़ेगा नहीं, यानी इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, ऐसा करके इसमें हो जाता है, जिसको देख लेना। इनकी कोशिकाओं की कोशिकाएं भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती हैं। इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी, कभी कभी अधिक मोटी होती हैं। यह सेलुलोज के साथ अन्य पदार्थों की बनी हो सकती है, परंतु ये सेलुलोज की ही बनी होंगी, इस चीज़ को देख लेना। इन कोशिकाओं का आकार परिमाप आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, परंतु इसका कभी भी आकार नहीं बदलेगा, ये एक जगह जाकर स्थिर हो जाती हैं। जीव द्रव सघन रिक्तिका रहित होती हैं। जीव द्रव रिक्तिकामय होता है, चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। इन कोशिकाओं में भोजन संचित नहीं होता, यह कोई अन्य कार्य भी नहीं कर पाती। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन कोशिकाओं में भोजन संचित नहीं होगा और अन्य कार्य भी नहीं हो पाएगा, परंतु इन कोशिकाओं में जब ये स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि देखो जाइलेम और फिलोलेम कब बनेगा, जाइलेम और फिलोलेम तब बनेगा जब आप लोगों का यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, स्थिर स्थिर ऊतक आ जाएगा, याद रखना। और स्थिर ऊतक ही आप लोगों को क्या करेगा, प्रदान करेगा, जल और लवण की। देखो क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में पौधा होता है तभी तो कहते हैं ना उसको पेड़ पेड़ में पानी दो। जब हम पेड़ में ज़्यादा पानी देते हैं यानी इसको हमारी तरफ से चाहिए होता है। एक वक्त के बाद जब ये जटिल बन जाता है, जब ये स्थिर बन जाता है, तब यहाँ पर इसको पानी देने की जरूरत नहीं होती, तब ये अपने आप जड़ से अपने आप पानी ले रहा होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अस्थि, उपास्थि, कंडारा और स्नायु की। तो आपको ये पता होना चाहिए, अस्थि मैंने आपको परिचय समझाया, ये शरीर के ढांचा या कंकाल बनाती हैं। जब आप देखते हैं किसी डॉक्टर के यहाँ तो एक कंकाल टाइप का ऐसे करके खड़ा होता है ना, ऐसे करके होता है, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जिससे बना है ये आपका अस्थि है। शरीर की आकृति प्रदान करता है, पेशियों के लिए संधि स्थल प्रदान करता है। पेशियाँ क्या है, मैंने आपको ऊपर बता दिया, पेशी आपकी क्या क्या होती हैं, रक्त होती हैं, जितनी भी नसें होती हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। लंबी अस्थियों में लाल रुधि, देखो क्या लिखा है, लंबी अस्थियों में लाल रुधिरणाओं का निर्माण होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये बहुत बार प्रश्न बना है, जल्दी मुझे कमेंट सेशन में बताएं। अस्थि मेरुरज्जु करके आपका आएगा, तो ये इसके अंतर्गत पाया जाता है, याद रखना, महत्वपूर्ण है आरबीसी का निर्माण, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उपास्थि का कार्य अनेक अंगों के निर्माण में भाग लेती हैं। ठीक है, देखो शरीर कौन बनाएगा, शरीर का ढांचा कौन प्रदान करेगा, अस्थि, परंतु जो अंग इसके अंदर, जो मैंने आपसे कहा था अंग तंत्र के अंदर जो अंग होंगे, अंग के निर्माण में कौन भाग लेगा, उपास्थि लेंगी। बाह्य कण के कण पल्लव, याद रखना, जो आपका कान है उसके कान का देखो जो याला हिस्सा है ना जो बाहर को निकला हुआ है, इसी को कहते हैं, इसमें हड्डी नहीं है, इसमें उपास्थि है, इसको हम मोड़ सकते हैं, कान को कभी आप लोग मोड़ लेते हैं, इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। नाक का शिखर भाग, श्वास नालिका आदि इसी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि कशेरुकों के मध्य अंतरा कशेरुक डिस्क बनी होती है, जिसके कारण कोशिकाओं सीमित गति होती है। याद रखना, कुछ उपास्थियाँ अस्थियों का निर्माण भी करती हैं, बहुत सारी देखो ऐसी उपास्थियाँ भी होंगी जो अस्थियों का भी निर्माण करती हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ये प्रश्न बन जाता है, कंडारा का कार्य क्या है, ये पेशियों को अस्थियों और उपास्थियों से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है। पेशियों में संकुचन, संधियों में गति होती है। अस्थियाँ उत्तोलक यानी लीवर की तरह कार्य करती हैं। लीवर क्या है, ये वाला पेट वाला लीवर नहीं है, उत्तोलक आपके फिजिक्स के अंतर्गत आता है, मैं जब आपको आएगा तब वहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा उत्तोलक क्या है। अभी बस आप ये समझें कि जो अस्थियां हैं वो उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। स्नायु का कार्य क्या होगा, ये अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। स्नायु लचीले होते हैं। स्नायु गति के समय अस्थियों को स्थान परिवर्तन से रोकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके घुटनों में या किसी बड़े लोगों के घुटनों में जो दर्द हो जाता है, उसमें जो लिक्विड होता है ना, ये इसी के आसपास का लिक्विड होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि लीगामेंट आपका खिसक गया होगा या फिर लीगामेंट में तेल या फिर जो यहाँ पर लिक्विड है वो ख़त्म हो गया होगा, वो इसी के आसपास जो यहाँ पर अस्थियों को स्थान प्रदान करता है, उसको क्या होता है, वो ख़त्म हो रहा होता है, जिस कारण उन्हें दर्द होता है। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, लगभग 30 से 40 प्रश्न हैं, आपको ये पसंद आएंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि 12 तारीख को पटवारी
का भी एग्ज़ाम है और उसके लिए भी आप लोग बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वो पेपर हो जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू उसको अच्छे से चलाएँगे। आप सभी विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पौधों की वृद्धि क्षेत्रों में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? भोज्य उत्तक कहते हैं। किस सरल उत्तक में परिपक्व कोशिका मृत होती हैं? स्क्लेरल कायमा के अंतर्गत होती हैं। चालनी नलिकाएं और सह कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? फिलोलेम में पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें देखो अब समझ में आ रही होंगी आपको। संवहन उत्तक जो देखो मैंने जितना पढ़ा दिया आपको, अब देखो यहाँ सारे प्रश्न आप कर लेंगे। संवहन उत्तक का निर्माण शीर्ष मैंने आपको बताया था ऊपर साइड में होता है शीर्ष भोज्योतक। किन कोशिकाओं में होता है? पिलोरेम क्षेत्र की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वहनिकाओं तथा वहिकाओं कहाँ पाई जाती हैं? जाइलम में, ये भी मैंने अभी ऊपर पढ़ाया। शाकीय पौधों को कौन सा उत्तक यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? स्थूल कण और कैलोनिन कायमा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राणियों में अरेखित पेशिका कहाँ पाई जाती है? शरीर में आंतरिक अंगों, देखो मैंने अभी बोला था ना आपसे, रैखित कोशिका कहाँ पाई जाएंगी? रैखित पेशियाँ आपके अस्थियों में पाई जाएंगी। हृदय पेशियाँ आपके हृदय के जो कोशिका हैं उसमें या हृदय में पाई जाएंगी। और जो अरेखित पेशियाँ हैं वो आपकी आंतरिक अंग जैसे अमाशय, रुधिर वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियाँ इसी में पाई जाती हैं। स्नायु किसे जोड़ता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था लीगामेंट, लीगामेंट ही अस्थि, एक अस्थि जो आपका एक जो आपकी जांग होती है और उसके नीचे का पैर होता है और जो आपका बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर आपका लीगामेंट होता है। मैंने हमेशा आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, जो अस्थियों से अस्थि को जोड़ेगा उसको लीगामेंट या स्नायु कहेंगे। और कंडारा किसे कहेंगे? जो उपास्थियों को अस्थियों से जोड़ेगा। ये मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से पूरे ऊपर करा दी हैं। ठीक है, पेशियों को देखो यहाँ पर लिखा है, देखो पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? कंडारा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, 1 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। देखो ये होता है कॉन्डियोब्लास्ट, किसके अंतर्गत होता है? उपास्थि। देखो एक अस्थि है, एक आपका उपास्थि है। मैंने आपको उस टाइम ही बताया था, जो आपका अस्थि होता है ये आपका क्या करेगा? बाहरी कंकाल बनाएगा। जो उपास्थि होगा ना, ये उपास्थि आप लोगों के अंग जो भीतरी अंग होंगे उसको बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हैवर्सियन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्तनियों, ये आपको पता होना चाहिए, स्तनियों के सघन अस्थियों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मानेंगे। अस्थियों के किस भाग में लाल रुणिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? सघन अस्थियों के अस्थि मज्जा में। देखो ये मैंने पहले ही बोला था, आरबीसी सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है। इस चीज़ को देख लेना। अस्थि और उपास्थि मैट्रिक्स में प्रोटीन से बना होता है। देखो ये तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है अस्थि, और ये कांड्रिन प्रोटीन का बना होता है। आगे चलते हैं। जंतु में ऑक्सीजन का संवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको पूरा का पूरा, जब आरबीसी देखो 10th क्लास में आएगा, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये मैं तीनों के तीनों आपको पूरा ढंग से करवा रहा हूँ, तब वहाँ आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए पर्णहणिम होता है ना, पर्णहणिम क्या होता है? पत्तों के अंतर्गत होता है। वैसे हीमोग्लोबिन आप लोगों के अंतर्गत होता है। ये क्या करेगा? ये करता है जंतु में ऑक्सीजन का संवहन कर रहा होता है। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के रुधिर के लिए, याद रखना, रक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का जो यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो पुरुषों के अंतर्गत 12 से लेके 15 तक होता है और लड़कियों के अंतर्गत आप लोगों का 10 से लेके 13 तक होता है। ये नॉर्मल है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बहुत बार जब आप लोगों को पीलिया होता है तो आप लोगों का ये क्या हो रहा होता है? ये कम हो जाता है। जब आप लोगों का हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है या बढ़ जाती है, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, इनको भी एक दिन अलग से लेकर आऊँगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर की सुरक्षाओं हेतु प्रतिरक्षी का निर्माण करता है श्वेत, देखो मैंने कहा था ना, जो एंटीबॉडीज बनाएगा वो डब्ल्यूबीसी बनाएगा। ठीक है, रुधिर का थक्का कौन सा बनाता है? के बनाता है। विटामिन के सबको पता होगा। बनाने में कौन सी रुधिर कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं? रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। और आपको रुधिर का थक्का विटामिन के से बनता है। ठीक है, हल्के तथा गहरे रंग की हड्डियों की पट्टियां कौन सी मांसपेशियां नहीं होती हैं? और रैखित, याद रखना मैंने पूरा करा दिया है। रैखित पेशी,
हृदय पेशी और अरेखित पेशी। आप ऊपर जाके, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख ले, वहाँ मैंने इन तीनों को अंतर समझा दिया है। नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियाँ रैखित पेशियों के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। रुधिर लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होने लगेगी तभी आपका शरीर पीला पड़ने लगता है, जिस कारण आप लोगों को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन नापे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक आपका आता है बिलूरीबिन। बिलूरीबिन भी आप लोगों का पीलिया नापने के लिए होता है। जब आप लोगों को जॉन्डिस होता है या हेपेटाइटिस होता है तब आप लोगों को वहाँ पर एलएफटी ये चीज़ें करानी पड़ती है। देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कभी जब आपको यहाँ पर हम लोग डिजीज़ के बारे में करवा रहे होंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। पर्णहरित युक्त पैरेन्काइमा कोशिका को क्या कहते हैं? कैरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में कौन सा ऊतक प्रबलन में सहायक होता है? एरेनिकाइमा होता है। तने की मोटाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? मैंने उस टाइम ही बताया था। तने की, देखो एक होता है आपका शीर्ष ऊतक जो आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, एक आपको ये चौड़ाई बढ़ाएगा इसकी, एक तने की भी यहाँ पर मोटाई बढ़ाता है जिसको पार्श्व ऊतक कहते हैं। अब आप आशा करता हूँ नहीं बोलेंगे। शीर्ष को बढ़ाएगा, शीर्ष ऊतक कहलाता है। एक अंतवृष्ट होता है तो आपके यहाँ पर अंतर की, जो अंदर की चौड़ाई बढ़ाएगा किसी भी पेड़ की, और यहाँ पर जो तने की मोटाई की वृद्धि कर रहा होता है उसको पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। नारियल के रेशों में क्या होता है? स्केलेरलिन कायमा होता है। ये किसके अंतर्गत होता है? विभज्योतक के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था। इसको आप लोग ऊपर जाके देख सकते हैं। स्केलेरलिन कायमा की कोशिका यही है। स्केलेरलिन कायमा की कोशिका लिग्निन के एकत्रित होने से स्थूल स्थूलन, ये होता है ना, स्थूलन होता है एक प्रकार का, यानी स्थिर बन जाती हैं। वो किसके कारण होता है? लिग्निन के कारण होता है। लिग्निन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कभी लिग्निन के बारे में अलग से समझाऊंगा। लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे चलते हैं। जंतुओं में गति किस ऊतक की सहायता से होती है? कंकाल ऊतक तथा रेखीय पेशीय की सहायता से होती है। देखो जिस, अगर किसी को भी यहाँ पर डाउट हो रहा है ना, आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको अलग से बता दूंगा, परंतु आपको वहाँ पर मैसेज करना होगा। ठीक है। देखो अगर आप मैसेज करेंगे तो ही आपके डाउट क्लियर होंगे। दूसरा आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको इन सब की पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। वो पीडीएफ आप लोगों की पहले 15 फरवरी को देने वाले थे, परंतु कुछ कारणवश आप लोगों को 1 मार्च के बाद ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। जंतुओं में गति किस ऊतक की सहायता से होती है? कंकाल ऊतक तथा रेखीय पेशी की सहायता से। अस्थियों की कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, मैंने आपको पहले बता दिया था। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जों में तंत्रिका ऊतक होता है। कौन सी कोशिका उत्तेजनशीलता के गुण के लिए अविष्ट होती है? न्यूरॉन होती है। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? कान, नाक, कंठ, श्वास नलिकाओं में। त्वचा का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? स्त्रित, मैंने आपको पहले ही बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न बनकर आता है। एपिथीलियम, कौन सा स्त्रित एपिथीलियम? 4 प्रकार के एपिथीलियम होते हैं, मैंने ऊपर पूरा बता दिया है। शरीर में वसा का संचय एडिपोज करता है, ये भी मैंने आपको ऊपर पूरा बताया था। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ये भी मैंने ऊपर अच्छे से आपको पूरा करवा दिया है। यदि आपको आज मेरा पढ़ाया हुआ सेशन अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक तरीके से मेरे से बिल्कुल ढंग से पढ़ते रहें, क्योंकि हम बिल्कुल सिरे वाइज आपको बिल्कुल अच्छे से कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं छोड़ी जा रही है। लगभग मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ पूरी ढंग से करवा दी है। कोशिका करा दी है, अब ऊतक करा दिया है। अब आगे जो अगला चैप्टर आएगा 7th, उसको कराएंगे धीरे धीरे करके। लगभग यहाँ पर जो 14 चैप्टर है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम ऐसे ही 10th क्लास के पूरे कंप्लीट करेंगे। फिर हम एमसीक्यू पूरे कंप्लीट कर रहे होंगे। हम लगभग एक दिन में 50 प्रश्न का एमसीक्यू भी लगाएंगे, जिस दिन हमारा ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। और आप ये मानकर चलें कि आपका 25 मार्च के बाद भी पेपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए आपको अपनी तैयारी जोरों से करनी है। 12 तारीख के बाद आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। हर 2 दिन में एक लेक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। बीच में हम लोग नहीं आए थे, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। बार बार मैं यही कहूँगा, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। और देखो, पहले विश्वास करो, पहले पूरा वीडियो देखो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ही आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। अपना पूरा लगभग 1 घंटा आप लोगों को ये दे रहे हैं। ये मानकर चलें, इसमें एक भी चीज़ आपसे नहीं छोड़ी जाती है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ा जाता है। अगर कुछ छूट जाता है तो हम वो सारा आपको एमसीक्यू में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले लेक्चर में 12 या 13 तारीख के बाद। जैसे ही पटवारी का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं।
सातवां लेक्चर आप लोगों के लिए 14-15 तारीख को देखने को मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।